आराम आराम। प्रिय छात्र छात्राओं, लाइव क्लास में मनोज पांडे सर द्वारा आपका स्वागत है। लाइव क्लास में आपका एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन चल रहा था वह सेक्शन आपका चल रहा था 8। धारा 8 काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। आपको कई क्वेश्चन बताए भी गए थे। पहला बताया गया था हेतु या मोटिव के बारे में और दूसरा बताया गया था प्रिपरेशन या तैयारी के बारे में, यानी कि मोटिव भी रेलेवेंट है धारा 8 में और प्रिपरेशन या तैयारी भी धारा 8 में रेलेवेंट बनाया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी धारा 8 की है वह है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब ये होता है आचरण। यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। आप अच्छे से कंडक्ट या आचरण को तैयार रखेंगे। आइए, जहाँ तक आचरण शब्द की बात है, कंडक्ट शब्द की बात है, पहले इसके बारे में सामान्य बातें देखी जाए। देखिए, जहाँ तक आचरण या कंडक्ट शब्द की बात है, कंडक्ट शब्द को आपका एविडेंस में परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि आचरण होता क्या है, इस शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो आचरण का मतलब हुआ, आपका कह सकते हैं कि हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, यानी कि आचरण का मतलब होता है हाव भाव या चाल चलन या रहन सहन। आचरण को सुसंगत बनाया गया है। यहाँ आपको दो बातें पहले देखनी है। आपका कोरिलेशन भी चलना है, क्योंकि क्वेश्चन का मॉडल भी हमें देखना है कि कैसे क्वेश्चन बना है। जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, इसी के साथ पहले सीआरपीसी हम देखेंगे। सीआरपीसी की धारा 280 एक बार यूपीएपीओ में ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं बता रहा हूँ। सीआरपीसी की धारा 280 देखेंगे, फिर सीपीसी का आदेश 18 का नियम 12। अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। क्वेश्चन ये बना था कि कंडक्ट को या आचरण को कहाँ कहाँ रेलेवेंट बनाया गया है, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 पढ़ेंगे। पहले को रिलेट कर लिया जाए तब आगे बढ़ा जाएगा। एविडेंस एक्ट की धारा 8 अभी हम बताएंगे भी। इसके बाद सीपीसी का आदेश 18 का नियम 12 और सीआरपीसी का धारा 280 निश्चित तौर पे आपको प्री में और इंटरव्यू में ये काम करेगा। आइए, सीआरपीसी की धारा 280 के तहत विटनेस या साक्षी या गवाह के भावभंगी यानी कि डी मैनर को बताया गया है कि न्यायालय साक्षी के भावभंगी को अभिलिखित कर सकता है। यही बात भावभंगी के बारे में सीपीसी में आदेश 18 नियम 12 में बताई गई है कि सिविल न्यायालय भी साक्षी की भावभंगी के बारे में आपका अभिलिखित कर सकते हैं टिप्पणियाँ, कमेंट, और इसी को
एविडेंस की धारा 8 में आचरण में समाहित किया गया है। तीनों अच्छे से तैयार रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपका बना है। अब जो आपका बनता है स्टेटमेंट और कंडक्ट, यानी कि स्टेटमेंट और कंडक्ट के बारे में देखा जाए। पहले आचरण पढ़ने से पहले स्टेटमेंट यानी कि कथन, कथन के बारे में देखना है, और कंडक्ट का मतलब हुआ आचरण, आचरण के बारे में। देखिए यहाँ अच्छे से देखिए, अब जो क्वेश्चन बनता है, किसके बारे में कानून कठोर है और किसके बारे में उदार है, यानी कि लिबरल किसके बारे में है, स्ट्रिक्ट किसके बारे में है, तो ये भी आपका पूछ सकता है। स्टेटमेंट या कथन के बारे में विधि कठोर है। अभी हम बताएंगे कठोर का मतलब क्या हुआ, जबकि आचरण के बारे में जो कानून है वह लिबरल या उदार है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः कंडक्ट को साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है, जबकि कथन को नहीं। अर्थ क्यों? आचरण के बारे में कानून उदारता बरतता है और कथन के बारे में कठोरता बरतता है। इसका उचित जो है आपका, इसलिए आचरण के बारे में कानून उदार है कि झूठा आचरण या फॉल्स कंडक्ट या झूठा हाव भाव बहुत बड़ा अभिनेता ही दिखा सकता है। यानी कि अगर सामान्य आदमी के बारे में सोचा जाए, जनरल आदमी, तो सामान्य आदमी झूठा आचरण जल्दी नहीं दर्शा सकता। जैसे कि किसी को रोने के लिए कहा जाए तो अमूमन, या आंसू बहाने के लिए तो जो, या कराहने के लिए तो जो आदमी सामान्य है वह कह सकते हैं झूठा आचरण जल्दी नहीं दिखा पाता, इसीलिए आचरण को सुसंगत बनाया गया है। बहुत बड़ा अभिनेता रहेगा तभी गलत आचरण फिल्मों में, नाटक में दिखाया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है सामान्यतः कि वह झूठा आचरण दिखाए। अतः आचरण को विधि स्वीकार करती है। जहाँ तक स्टेटमेंट या कथन की बात है, कथन तो मुख से बोलना है और कुछ भी व्यक्ति मुख से बोल सकता है, चाहे झूठ बोले या सत्य बोले। अतः आपका लास्ट लाइन बताया जाए, आचरण के बारे में एविडेंस एक्ट उदार है, जबकि कथन के बारे में कठोर। अर्थात आचरण को साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है, जबकि सामान्यतः कथन को स्वीकार नहीं किया जाता। आइए आगे बढ़ा जाए, इसमें देखा जाए। जहाँ तक आचरण की बात है, अब समस्या ये आई कि किन किन व्यक्तियों का कंडक्ट धारा 8 में सुसंगत बनाया गया है और कौन सा आचरण, यानी कि कौन सा कंडक्ट। अभी एमपीजे में पिछली बार ये पूछा गया था कि धारा 8 के तहत जो ये आचरण रेलेवेंट बनाया गया है, इसमें कौन सा आचरण रेलेवेंट है, दे दिया था प्रीवियस कंडक्ट, यानी कि पूर्ववर्ती आचरण। पूर्ववर्ती आचरण, एक एक शब्दों को ध्यान दीजिए, धारा 8 में समय लगता है थोड़ा। पूर्ववर्ती आचरण, दूसरा आपका दे देगा पश्चातवर्ती आचरण। पश्चातवर्ती आचरण सब्सिक्वेंट कंडक्ट, और दे देगा तीसरा ऑप्शन दोनों। तो घटना के पहले का आचरण और
घटना के बाद का आचरण दोनों सेक्शन 8 में रेलेवेंट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आइए, आपका धारा 8 में जो आचरण पर बेयर एक्ट है उसको तोड़ा जाए। देखिए, जब भी आचरण को पढ़िएगा बेयर एक्ट के एक एक शब्दों पर विशेष ध्यान देते हुए पढ़ना है। अब पहले बेयर एक्ट देखा जाए। किसी वाद या कार्यवाही के, बेयर एक्ट क्या कहता है? किसी वाद या कार्यवाही, किसी वाद या कार्यवाही के, इसको हमने धारा 5 में बताया था। वाद जो शब्द हैं यह सीमित दायरा रखता है, यह केवल सिविल मामलों में लागू होगा, जबकि प्रोसीडिंग या कार्यवाही एक व्यापक शब्द है। इसमें कह सकते हैं कि सभी मामले आ जाएंगे, सिविल भी और क्रिमिनल भी, जैसे एप्लीकेशन देना, पिटीशन दायर करना, एफआईआर करना, एनसीआर करना, आपका कंप्लेंट करना, कंप्लेन करना, ये सब आपका कार्यवाही में शामिल हैं। यानी कि कार्यवाही का मतलब हुआ कि ये शब्द सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों को कवर करता है। फिर देखिए, किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता। अब ये है कि किसका आचरण सुसंगत होता है, तो पहला दिया है आपका किसी वाद या कार्यवाही के पक्षकार का आचरण, यानी कि पक्षकार का मतलब पार्टी का आचरण, या ऐसे पक्षकार के अभिकर्ता का आचरण। अभिकर्ता का आचरण यानी कि ऐसे पक्षकार के एजेंट का आचरण। फिर और किसका आचरण रेलेवेंट है, या कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का आचरण कह सकते हैं जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके विरुद्ध ऑफेंस किया गया है या जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है उस व्यक्ति का आचरण, यानी कि हम शॉर्टकट में कह दें पीड़ित का आचरण, यानी कि किसका कंडक्ट, तो विक्टिम का, आहत का, पीड़ित का। अब देखिए यहाँ आपका जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, अब पक्षकार पहले देखा जाए। देखिए, जहाँ तक वाद या कार्यवाही के पक्षकार हैं, पक्षकारों से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक हम सिविल मामला देखेंगे और दूसरा क्रिमिनल या आपराधिक मामला। इसको अच्छे से याद करिएगा। पहला हम सिविल मामला देखते हैं। सिविल मामलों में सामान्यतः दो पक्षकार होते हैं, एक प्लेंटिफ यानी कि वादी होता है और दूसरा आपका प्रतिवादी होता है। एक वादी और दूसरा प्रतिवादी। अब समस्या ये आया कि वादी का कंडक्ट सुसंगत होगा कि प्रतिवादी का कंडक्ट होगा कि दोनों का होगा, तो आपका जवाब रहेगा चूँकि पक्षकार या पार्टी हैं, सिविल मामलों की पार्टी हैं, अतः ऐसी दशा में वादी का भी और प्रतिवादी दोनों का हाव भाव चाल चलन जो हैं ये साक्ष्य में धारा 8 में रेलेवेंट माना जाएगा। दूसरा आया, अब क्रिमिनल मामलों के पक्षकार देखा जाए। जहाँ तक आपराधिक मामलों की बात है, आपराधिक मामलों में यदि हम देखें तो आपराधिक मामलों में आप अगर देखेंगे तो आपराधिक मामलों में जो पक्षकार होता है उसको कवर किया जाए। देखिए, सामान्यतः जो काग्निजेबल ऑफेंस होते हैं यानी कि संज्ञेय अपराध होते हैं,
आपराधिक मामलों में जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें एक पक्षकार स्टेट होता है, राज्य होता है, और दूसरा पक्षकार मुलजिम यानी कि अभियुक्त होता है। यानी कि यदि हम क्रिमिनल मामलों की बात करें तो सामान्यतः कॉग्निजेबल ऑफेंस में संज्ञेय अपराध में एक पक्षकार राज्य होता है और दूसरा पक्षकार आपका एक्यूड या अभियुक्त होता है। तो राज्य चूंकि कृत्रिम व्यक्ति हैं अतः इसका आचरण हो ही नहीं सकता। यह तो एक कल्पना के आधार पर राज्य को व्यक्ति मान लिया गया है। तो ऐसी दशा में राज्य का आचरण संभव नहीं है, लेकिन अभियुक्त का आचरण संभव है। तो फिर क्वेश्चन यहाँ आप अच्छा तैयार रखेंगे, जो एक्यूज्ड हैं या जो अभियुक्त हैं उसका आचरण किस धारा में सुसंगत है, चाहे घटना के पूर्व या घटना के बाद। तो आपका जवाब रहेगा अभियुक्त का आचरण धारा 8 में सुसंगत होता है। 2-3 आचरण देखा जाए। ए एक अभियुक्त है, इसने बी की हत्या की और हत्या करने के बाद ए फरार हो गया। ए फरार हो गया। या दूसरा आचरण हम दिखा सकते हैं, ए बहुरूपिया बन गया, यानी कि बाबाओं का वेश धारण करके समाज में घूमने लगा, रंगा सियार बन गया ताकि ए को कोई पहचान न पाए। या ये भी कह सकते हैं कि ए अपराध किया था, बी की हत्या किया था और ए जाकर FIR लिखवाता है, यानी कि स्वयं ही जाकर अपने विरुद्ध FIR लिखवाता है कि मैंने अपराध किया है और बी को मैंने ही मारा है। तो जो ए ने घटना के बाद जो FIR स्वयं के खिलाफ कराई है वह धारा 8 में उसके सब्सिक्वेंट या पश्चातवर्ती आचरण के रूप में रेलेवेंट होगा। दूसरा, आपको क्रिमिनल मामलों में जहाँ तक या देखना है आपका कंप्लेंट देखा जाए। जहाँ तक परिवाद की बात है, परिवाद को देखा जाए आपका अच्छे से। कंप्लेंट या परिवाद, CRPC में परिवाद को 2D में परिभाषित किया गया है। परिवाद मजिस्ट्रेट के यहाँ किया जाता है। परिवाद या तो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है, यानी कि रिटेन में हो सकता है या ओरल हो सकता है। परिवाद द्वारा मजिस्ट्रेट से कार्यवाही की मांग की जाती है। परिवाद किस अपराध के लिए किया जा सकता है? तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों। ये पिछली बार UPJ में भी आया था। संज्ञेय अपराध में परिवाद किया जाता है कि असंज्ञेय में किया जाता है कि दोनों में किया जाता है? तो आपका जवाब रहेगा दोनों अपराधों में। जो परिवाद करता है उसे परिवादी कहा जाएगा और दूसरा अभियुक्त तो होगा ही। अब समस्या ये आई कि क्या जो परिवाद किया है यानी कि परिवादी, क्या उसका कंडक्ट रेलेवेंट होगा कि नहीं? तो पक्षकार में फिर याद रखिए, पक्षकार में परिवादी भी शामिल हैं, अतः परिवादी का भी आचरण आपका कह सकते हैं कि धारा 8 में रेलेवेंट होगा, चाहे उसका घटना के पहले का आचरण हो या घटना के बाद का। कुछ मैं उदाहरण बताऊंगा आपका, पहले बेयर एक्ट हो जाए
उसके बाद आपका उदाहरण घटना के पूर्व का और घटना के बाद का बताया जाएगा। आगे देखिए, अगला आपको जहाँ तक देखना है, अब अभिकर्ता का वाद या कार्यवाही के जो पक्षकार हैं उनके एजेंट का आपका कह सकते हैं कि जो कंडक्ट होता है वह रेलेवेंट होता है। देखिए, मालिक और एजेंट यानी कि पहले तो नियम जानना है कि जो मालिक हैं, मालिक तथा अभिकर्ता या एजेंट के बीच के रिलेशन को एजेंसी या अभिकरण कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये बना कि अभिकरण किसे कहा जाता है, एजेंसी किसे कहा जाता है। तो मालिक और एजेंट के बीच के रिलेशन को ही अभिकरण या एजेंसी कहा जाता है। अभिकर्ता स्वयं के लिए कार्य नहीं करता, मालिक के लिए कार्य करता है। अभिकर्ता के कार्य से मालिक बाध्य होते हैं। अभिकर्ता की बातें, अभिकर्ता का आचरण, यदि कोर्स आप बिजनेस में हैं, कारोबार के अनुक्रम में हैं, तो मालिक उस आचरण से बाध्य होंगे और अभिकर्ता के कथन से भी मालिक बाध्य होते हैं। बिहार में खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मालिक तथा अभिकर्ता के रिलेशन को अभिकरण कहा जाता है और इसकी परिभाषा अभिकरण की भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 में दी गई है। यानी कि अभिकर्ता और मालिक के रिलेशन को ही एजेंसी कहा जाता है। अर्थात कारोबार के अनुक्रम में एजेंट ने जो कंडक्ट दिखाया है वह रेलेवेंट होगा। अब समस्या ये आया कि एजेंट का जो कंडक्ट है, आचरण है, यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है। ये आपराधिक मामलों में सुसंगत होगा कि सिविल मामलों में। तो एजेंट का आचरण केवल सिविल मामलों में सुसंगत होता है, क्रिमिनल में नहीं। यानी कि एजेंट याद रखिए, सिविल मामलों में होता है, क्रिमिनल में नहीं। अब आइए एक उदाहरण कम से कम इस पर बताया जाए, आपका कथन पर ही बता दिया जाए। आइए रेफरी का सिद्धांत पर ही एक उदाहरण बताया जाए, तब आपका पीड़ित चला जाए। देखिए, आपका उदाहरण की जहाँ तक बात है, आपका एविडेंस की धारा 20 पर मैं उदाहरण बता रहा हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 पर मैं उदाहरण बता रहा हूँ। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। यूपी एपीओ, यूपीजे, बिहार सतर्क रहिएगा। इसमें रेफरी का सिद्धांत है, रेफरी का सिद्धांत या एम्पायर का सिद्धांत या निर्णायक का सिद्धांत। इसमें निर्णायक का सिद्धांत या रेफरी का सिद्धांत दिया गया है। एजेंट द्वारा कही गई बातों से मालिक कैसे बाध्य होता है, इसका उत्तम उदाहरण एविडेंस की धारा 20 में मिलता है। देखिए उदाहरण आपका भाई, एक व्यक्ति है, इसके पास घोड़ा है। बी आता है और ए से घोड़े का दाम पूछता है। ए कहता है कि मैंने घोड़े का दाम बताने के लिए सी को अभिव्यक्त रूप से, यह भी शब्द याद रखिएगा, इम्प्लाइड नहीं, एक्सप्रेस रूप से, अभिव्यक्त रूप से नियुक्त किया है। तुम जाकर घोड़े का दाम सी से पूछ लो। बी आता है, सी के पास घोड़े का दाम पूछता है। घोड़े का दाम सी
90,000 बताता है। फिर बी जाता है ए के पास और ए कहता है कि नहीं 90,000 नहीं बल्कि घोड़े का दाम तो 1,00,000 रुपया है। तो अब एजेंट ने चूँकि एक्सप्रेस रूप से दाम बताने के लिए एजेंट नियुक्त किया गया है तो एजेंट ने 90,000 बोल दिया, ये एडमिशन माना जाएगा, स्वीकृति मानी जाएगी और ये बात मालिक के खिलाफ यानी कि ए के खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग होगी और एक पर स्टॉपेल लगा दिया जाएगा, अर्थात ए को मुकरने से रोक दिया जाएगा। आइए अगला चला जाए। ये तो आपका एजेंट पर बताया गया। तीसरा जिसका आचरण रेलेवेंट बनाया गया है वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है। इसका मतलब ये हुआ विक्टिम या आहत या पीड़ित, यानी कि विक्टिम या आहत या पीड़ित का आचरण। अब समस्या यहाँ दो तीन है। पिछली बार अभी आपका उत्तराखंड में भी क्वेश्चन ये बना था, पिछली बार बिहार सिविल जज में भी एक क्वेश्चन बन चुका है। वह क्वेश्चन है विक्टिम या आहत या पीड़ित की परिभाषा सीआरपीसी की धारा में दी गई है। तो 2WA रटे रहिएगा। उत्तराखंड सिविल जज में भी एक क्वेश्चन बना था, बिहार में भी पिछली बार बना। आहत या पीड़ित की परिभाषा सीआरपीसी में कहाँ दी गई है? तो आपका जवाब रहेगा 2WA। अब आइए, चूँकि जिसकी प्रति अपराध किया जाता है यानी कि आहत, एक तो वह कहीं भी पक्षकार नहीं होता, यानी कि मुकदमे का पक्षकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉग्निजेबल मामले में यानी कि संज्ञेय अपराधों में जो सीआरपीसी में संज्ञेय अपराध हैं उनमें अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा स्वयं राज्य चलाता है, अर्थात ये राज्य का कर्तव्य है, स्टेट का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलाए और अभियुक्त को दंडित कराए, क्योंकि संज्ञेय अपराध में पूरा समाज प्रभावित होता है। आगे बढ़ा जाए, चूँकि जो पीड़ित होता है, आहत होता है, जिसके प्रति अपराध किया गया रहता है वह पक्षकार नहीं होता, लेकिन उसका आचरण जो होता है साक्ष्य में महत्व रखता है। इसीलिए पीड़ित के आचरण को धारा 8 में अलग से रेलेवेंट बनाया गया है। हमने ये बताया कि क्यों पीड़ित का आचरण धारा 8 में अलग से रेलेवेंट बनाया गया है। पीड़ित का घटना के पूर्व का आचरण, घटना के बाद का आचरण, दोनों आचरण सुसंगत होता है। जैसे उदाहरण अभी बताया जाएगा 10-12, पहले भाई समझा लिया जाए तब। जैसे कि ए ने बी को गोली मारी और बी या चाकू से मारा, बी दौड़ता हुआ रोता हुआ थाने में पहुंचा और थाने में ए के खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो ये जो FIR हैं ये धारा 8 में पीड़ित यानी कि बी के पश्चातवर्ती आचरण के रूप में रेलेवेंट होगी, सुसंगत होगी। आइए देखा जाए, सबसे जो महत्वपूर्ण केस हैं वह केस देखा जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण केस इस विषय पर हैं वह केस जरूर याद रखिए। अभी उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षा में इसी बार पूछा गया था।
क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, ध्यान से रखिएगा इसको। क्वीन, कई लोग उत्तराखंड में गलत करके आए थे। क्वीन इम्प्रेस, क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला का केस है। क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला, क्वीन अब्दुल्ला का केस है। आपका ये जो केस है ये आपका कह सकते हैं कि ये केस आपका 1885 का है। तो 1885 का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, ये भी ध्यान में रखना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इसमें कुल हाई कोर्ट में 4 जजों की पीठ बनी थी, यानी कि बेंच जो बनी थी उसमें 4 जज थे, ये भी याद रखना है। 3-1 से निर्णय आया, यानी कि 3 जज निर्णय के पक्ष में और 1 विपक्ष में थे। जो विपक्ष में थे वह जस्टिस महमूद थे। जस्टिस महमूद विपक्ष में थे और 3 जज थे जो मुख्य न्यायाधीश थे। हो सकता है पूछ ले, मुख्य न्यायाधीश थे वह आपका जस्टिस पैथरम थे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पैथरम थे, ये भी याद रखिएगा। जस्टिस पैथरम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए, जस्टिस महमूद चूंकि अल्पमत में थे, पहले क्वेश्चन का मॉडल निकाल लिया जाए। अगर अल्पमत में, आजकल पूछा जा रहा है नेट में भी कि अल्पमत में किसने निर्णय दिया, तो जस्टिस महमूद ने इस केस में अलग निर्णय दिया और धारा 8 में कह सकते हैं कथन को आचरण को सुसंगत माना, लेकिन बहुमत का निर्णय मृत्युकालिक कथन पर भी था। तो धारा 3 जो जज थे वह अलग राय दिए और 32(1) में इसे सुसंगत माने। तो उत्तराखंड ने जो क्वेश्चन बनाया था वह मॉडल ये था कि क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला का केस किससे संबंधित है। तो अगर सामान्य दे तो मृत्युकालिक कथन मारिएगा, यानी कि सामान्य दे तो आप मृत्युकालिक कथन, मृत्युकालिक कथन मारिएगा। धारा दे तो धारा एविडेंस की 32(1) मारिएगा। देखिए इस केस में होता क्या है, इस केस में एक दुलारी नामक वेश्या रहती है, याद रखिएगा। इस केस में एक दुलारी नामक वेश्या रहती है। रात में उसका गला काटा जाता है। जो श्वास नली रहती है वह उसकी कट जाती है और वह श्वास नली कटने के कारण वह बोल नहीं पाती है। तत्पश्चात अस्पताल में भर्ती कराई जाती हैं। मजिस्ट्रेट आते हैं, उसकी माँ रहती हैं और 2-3 लोग रहते हैं। अब चूँकि बोल नहीं पा रही हैं तो मजिस्ट्रेट ने उसके सामने कुछ लोगों का नाम उल्लिखित किया। आपका जब अब्दुल्ला का नाम मजिस्ट्रेट ने लिया तो ऐसी दशा में बस वो सिर का इशारा की सकारात्मक और हाथ का भी इशारा की। मजिस्ट्रेट ने इन दोनों बातों को लिख लिया और मर गई उसके 2 दिन बाद वह औरत, और निचले न्यायालय ने इस कथन को मृत्युकालिक कथन मानते हुए अब्दुल्ला को सजा दे दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसे मृत्युकालिक कथन माना। लेकिन यहाँ जो आपका टेक्निकल प्रश्न है कि मृत्युकालिक कथन डाइन डिक्लेरेशन कैसे किया जा सकता है, तो क्या इशारों द्वारा यानी कि संकेतों द्वारा
क्या मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा इशारा या संकेत या इंडिकेशन द्वारा भी मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है। दूसरी समस्या, ये जो इशारा किया गया है वह आचरण माना जाएगा कि कथन माना जाएगा? तो जो इशारा किया गया है उसे बहुमत ने कथन माना, आचरण नहीं माना, जबकि जस्टिस महमूद ने इसे कथन मानने से इनकार कर दिया था। चूँकि अल्पमत में निर्णय दिए अतः कोई मने उसका प्रभाव बुरा नहीं पड़ा। तो क्या इशारों द्वारा, संकेतों द्वारा मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है? अगर पूछा जाए तो आप कहिएगा हाँ, किया जा सकता है। इसके बाद आइए, अभी आपका बेयर एक्ट कह सकते हैं कि हुआ नहीं। बेयर एक्ट की अभी कुछ बातों को ही पढ़ाया गया था। अब आइए आगे थोड़ा देखा जाए। जहाँ तक क्वेश्चन का प्रश्न है, आइए बेयर एक्ट को फिर से एक बार आपका देखा जाए। बेयर एक्ट में क्या लिखा गया है? देखिए, बेयर एक्ट को फिर से पूरा पढ़ा जाए, अभी एक दो बातें छूटी हैं उसमें। किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उससे विवादक तथ्य या सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है सुसंगत हैं। तो क्या सभी आचरण सुसंगत हैं? नहीं। कौन से आचरण सुसंगत हैं? आगे ये बताया गया है। यदि ऐसा आचरण किसी फैक्ट इन इशू यानी कि विवादक तथ्य या रेलेवेंट फैक्ट यानी कि सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो यानी कि घटना के पूर्व क्या हो या पश्चात का। यानी कि यहाँ जो टेक्निकल बातें आपको निकालनी है, देखिए धारा 8 काफ़ी कठिन भी हैं, टेक्निकल भी हैं, समय इसीलिए लग रहा है। आपका क्या सभी आचरण धारा 8 में रेलेवेंट हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं। तो कौन सा आचरण सुसंगत है? तो ऐसा आचरण जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को इफेक्टेड करता है या उससे इफेक्टेड होता है, यानी कि प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह जो आचरण हो आपका कह सकते हैं कि घटना के पूर्व का हो या घटना के बाद का। जहाँ तक आपका घटना के पूर्व का हो या घटना के बाद का, तो अब कुछ आचरण हमें घटना के पूर्व का देखना है और कुछ आचरण हमें घटना के बाद का, और तब हम एक्सप्लेनेशन जो अति महत्वपूर्ण है पूछा भी जाता है, हम बताएंगे। आइए कुछ उदाहरण देखा जाए। घटना के पूर्व का आचरण। आइए घटना के पूर्व का आचरण यानी कि आपका पूर्ववर्ती आचरण देखा जाए। कुछ प्रीवियस कंडक्ट देखा जाए पूर्ववर्ती आचरण को। जहाँ तक पूर्ववर्ती आचरण की बात है, एक एक आचरण देखिए, तब कुछ पश्चातवर्ती आचरण देखा जाएगा और क्वेश्चन कैसे बनते हैं फिर निकाला जाएगा। जहाँ तक देखिए आपका अपराध के पश्चात अपराध किए जाने के पश्चात
पहचान छुपाना। पहचान छुपाना का मतलब कि अपराध करने के बाद बहुरूपिया बन जाना। बहुरूपिया बन जाना का मतलब कि जैसे कि आजकल है, मान लीजिए ए ने अपराध किया और अपराध करने के बाद आपका कह सकते हैं कि ये अपराध किया और अपराध करने के बाद पूरा दाढ़ी बाल बढ़ा के और या फेस में मास्क लगा के या चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी करा दिया और अपना रूप ही परिवर्तित कर दिया। तो घटना के ये पश्चात देखिए, पहले पूर्ववर्ती आचरण भाई देखा जाए। देखिए पहले पूर्ववर्ती आचरण देखा जाए, ये पश्चातवर्ती का उदाहरण हो गया। पहले आपका कुछ पूर्ववर्ती आचरण देखा जाए और तब आपका कह सकते हैं पश्चातवर्ती। पूर्ववर्ती आचरण में घटना के पहले रेकी करना। रेकी करने का मतलब ये हुआ कि घटना के पहले पूरी जानकारी एकत्रित करना या घूम घूम कर कहाँ क्या है, इसको रेकी करना आपका कह सकते हैं कहा जाएगा। या घटना के पूर्व अपने को छुपा रहा था ताकि घटना करने के पूर्व कोई देख न ले, या घटना के पूर्व कह सकते हैं, या घटना के जो पूर्व था वह कह सकते हैं चाकू तेज कर रहा था, यानी कि चाकू को तेज कर रहा था, धार 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 लगा रहा था और उसी चाकू से हत्या किया। घटना के पूर्व बंदूक साफ कर रहा था, ये भी आपका देख सकते हैं। घटना के पूर्व बंदूक में गोली भर रहा था। ये जितने उदाहरण हैं ये घटना के पूर्व के उदाहरण हैं, पूर्ववर्ती आचरण में शामिल माने जाएंगे। जहाँ तक पश्चातवर्ती आचरण की बात है, अब आइए कुछ उदाहरण पश्चातवर्ती आचरण पर देखा जाए। सब्सिक्वेंट आपका कंडक्ट या पश्चातवर्ती आचरण, यही ज़्यादा पूछा जाता है। पश्चातवर्ती आचरण, पश्चातवर्ती आचरण पर कुछ उदाहरण देखा जाए। जैसे अपराध के पश्चात अपनी पहचान छुपाना, यानी कि अपराध के पश्चात अपनी पहचान छुपाना, ये पूर्व पश्चातवर्ती आचरण माना जाएगा। फरार हो जाना, यानी कि घटना के बाद फरार हो जाना। तीसरा, सही साक्ष्य आने से रोकना, यानी कि सही एविडेंस आ ही न पाए, इसको रोकना। परिवर्तित रूप धारण कर लेना, परिवर्तित रूप का मतलब रंगा सियार, यानी कि बहुरूपिया बन जाना। घटना के बाद झूठा साक्ष्य गढ़ना, यानी कि फॉल्स एविडेंस गढ़ना। घटना के बाद अकस्मात धनी हो जाना, यानी कि घटना हुई डकैती की और 5 दिन बाद ही आप धनी हो गए, जैसे कि अली बाबा 40 चोर वाले कहानी में। तो आप कैसे धनी हो गए, ये तो लोगों को आपका कह सकते हैं कि दिमाग में बैठ ही जाएगा। घटना के बाद उत्तर न देना, भयभीत हो जाना, या स्वांग रचना, औजार कब्जे में होना, या कह सकते हैं कि अन्वेषण में बाधा डालना, अपराध की परिस्थितियों के बारे में विरोधात्मक कथन करना। घटना के बाद जाकर FIR करा देना, NCR कराना, या घटना के बाद कह सकते हैं घटना के बाद उसके कब्जे से वस्तुओं का रिकवरी होना,
तो जो महत्वपूर्ण दो बातें इसमें आपको पढ़नी है, एक घटना के बाद एफआईआर कराता है वह व्यक्ति तो उसका आचरण में शामिल माना जाएगा। फिर आपका देखना है बरामदगी, यानी कि मान लीजिए एक पर चोरी का इल्ज़ाम है, ए को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस के समक्ष ए ने बयान दिया, उस बयान के आधार पर हथियार बरामद हो गया। तो ये जो बरामदगी है ये ए का पश्चातवर्ती आचरण माना जाएगा और धारा 8 में भी सुसंगत होगा और एविडेंस की धारा 27 में भी। यानी कि जो महत्वपूर्ण आपको देखना है, एफआईआर भी, रिकवरी भी, यानी कि बरामदगी भी। धन्यवाद। अभी सीपीसी आपका 15 मिनट बाद चलेगा। रुक दिया ना। आय आय